साहिबा 1-to-1 बीएड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। ये एकमात्र चैनल है जो आपको एप्रोप्रिएट नोट्स प्रोवाइड करता है और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूनर्स थ्योरी ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। हाँ, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि डिटेल में ये थ्योरी कवर अप की गई है। इसमें आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं थ्योरी के, तो वो भी आपको उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। सेकेंडली, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे सीटेट वगैरह, तो उसमें भी जो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टॉपिक में मैंने तो वो आपके क्वेश्चंस भी कवर कर दिए हैं। आज का टॉपिक जो है ब्रूनर्स थ्योरी ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। चलिए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ब्रूनर वाज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट। ब्रूनर एक क्या थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ही सेड एन आइडिया ऑफ लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस को समझना जरूरी होगा। एक्टिव प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है कि जो लर्निंग है वो सारी जिंदगी चलती रहती है। लर्निंग कभी रुकती नहीं है। लर्निंग हमेशा, हर दिन, हर समय, हर सेकंड व्यक्ति करता रहता है। ही हैज एक्सप्लेन्ड इन हिज थ्योरी हाउ चाइल्ड डेवलप्स द न्यू नॉलेज ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने अपनी थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया। उसने अपनी थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया कि बच्चा अपनी नई जानकारी को कंस्ट्रक्ट कैसे करता है। नई जानकारी का वो बेस क्या रखता है? उसके मन में जो प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी स्टोर की गई है। So he has explained in his theory how child develops new knowledge on the base of previous knowledge. अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। When child develops new knowledge on the base of past knowledge, it is called as constructivism. क्योंकि हमारी थ्योरी क्या थी? ब्रूनर्स थ्योरी ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। अब ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी था। ये जो वर्ड का आंसर कहाँ पर आ गया है? इस पॉइंट पे कि when child develops new knowledge on the base of past knowledge, it is called as constructivism. जब चाइल्ड अपनी अगली जानकारी पिछली जानकारी से अपनी अगली जानकारी बढ़ा लेता है, जितनी पहले उसको जानकारी थी उसको बेस मान करके अपनी जानकारी को अब बढ़ा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि चाइल्ड अपनी जानकारी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जीन पियाजे एंड वी.वाई.गॉट्स्की हैज़ ऑल्सो डन द वर्क इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑलरेडी आपको ये पता है कि जीन पियाजे और वी.वाई.गॉट्स्की ने भी कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर काफ़ी काम किया है। चलिए जल्दी से हम अपनी 3-4 लाइंस को दोहरा लेते हैं, पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। ब्रूनर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उन्होंने बोला था कि लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया था कि बच्चा जो अगली जानकारी लेता है तो वो उसका आधार क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट, व्हेन चाइल्ड डेवलप्स द न्यू नॉलेज ऑन द बेस ऑफ पास्ट नॉलेज, इट इज़ कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिविज्म। चलिए अब हम थ्योरी को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है तो वो 15 दिन लगातार एक प्लांट को वाटर देता है। अगर 15 दिन लगातार वो प्लांट को वाटर दे रहा है तो इसलिए अब उसका तो वो क्या देखता है कि उसका जो प्लांट है अब वो हरा भरा है और प्लांट उसका ग्रो कर रहा है। 15 डेज के बाद अब वो स्टॉप कर देता है। अब वो प्लांट को वाटर नहीं देता। जैसे कि अब आप भी समझते हैं कि अगर हम लगातार अगले 15 दिन प्लांट को वाटर ना दें तो प्लांट सड़ जाएगा। और सेम ही बच्चे के साथ हुआ। अब बच्चे ने क्या देखा कि जब तक मैं प्लांट को वाटर दे रहा था तो प्लांट ग्रो कर रहा था। जैसे ही प्लांट को मैंने वाटर देना बंद कर दिया, कुछ ही डेज के बाद प्लांट मर गया, कुछ ही डेज के बाद प्लांट सड़ गया। यहां पर बच्चे ने अपनी जानकारी खुद बनाई है, किसी ने इसको सिखाया नहीं है। अब बच्चा यहां से ये अंडरस्टैंड कर चुका है कि वाटरिंग द प्लांट इज मस्ट। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि बच्चे ने अपनी क्या जानकारी कंस्ट्रक्ट की है? वाटरिंग द प्लांट इज मस्ट फॉर ग्रोइंग, कि अगर प्लांट को ग्रो करना है तो प्लांट को वाटर देना ही पड़ेगा। ये जानकारी बच्चे ने खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट कर ली है। और इसका बेस क्या था? उसके साथ जो एक्सपीरियंस घटा, उसका एक्सपीरियंस क्या था कि जब तक मैं प्लांट को पानी देता गया तो प्लांट उगता गया, और जिस दिन से मैंने प्लांट को वाटर देना बंद कर दिया, कुछ ही दिनों के बाद प्लांट सड़ गया। सो दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द नॉलेज इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिविज्म। और इस तरीके से जब बच्चा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जब उसमें अगली जानकारी बढ़ा लेता है तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
कंस्ट्रक्टिविज्म, कि नई जानकारी उसके माइंड में आ गई है, उसका बेस क्या था, पिछला एक्सपीरियंस। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब हम समझते हैं कौन कौन सी स्टेजेस कंस्ट्रक्टिविज्म की होती हैं अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी। 3 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी। कौन कौन से स्टेजेस हैं? फर्स्ट इज इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सेकंड इज आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, थर्ड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एंड दीज 3 स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको हर हालत लर्न करनी है। इसके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके अब हम अपनी स्टेज को समझ लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। सबसे पहले ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कौन सी एज में होती है, 0 to 18 मंथ्स, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम से लेकर के जब बच्चा 1.5 साल तक अंदाजन हो जाता है, तो इसकी एज क्या है, 0 to 18 मंथ्स। सो इस इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, इस स्टेज में होता क्या क्या है, चाइल्ड अपनी जानकारी कंस्ट्रक्ट कैसे करता है, चाइल्ड अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करता है। फर्स्ट पॉइंट, थ्रू मूवमेंट एंड एक्शंस। इस स्टेज में मूवमेंट और एक्शंस को बेस लिया जाता है अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम हिज एक्शंस ही डेवलप्स द नॉलेज। ऑलरेडी मैं इस पॉइंट में समझा चुका हूं कि बच्चा अपने एक्शंस और मूवमेंट से अपनी जानकारी को कंस्ट्रक्ट कर लेता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनकोडिंग एंड स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, चीज को समझना और समझ के अपनी जानकारी को सेव करना बाय मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब उसको अंदर से कुछ नहीं पता, जो बच्चा देखता है, जो बच्चा छूता है, उससे अपनी जानकारी को वो बढ़ाता है। जो जानकारी बढ़ती है फिर वो उस जानकारी को अपने माइंड में सेव कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसरी स्टिमुलस हेल्प्स चाइल्ड टू डेवलप द नॉलेज। ऑलरेडी मैं चीज़ को समझा चुका हूं कि छूने से, कुछ हरकतें करने से, कुछ टचिंग करने से बच्चा चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगेन आपके लिए मैंने वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है, चाइल्ड टचेज द थिंग्स एंड कीप्स लर्निंग। बच्चा चीज़ को छू जाता है, बच्चा चीज़ को छूता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा जब ब्रदर सिस्टर पढ़ रहे हैं, तकरीबन 1.5 ईयर का जब बच्चा हो जाता है, 1 साल के ऊपर का बच्चा हो जाता है, ब्रदर सिस्टर जब घर पे आकर के बच्चे जब अपने होमवर्क करते हैं तो छोटा बच्चा भी उनके साथ ही बैठ जाता है और उनकी बुक्स लेता है, खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, और वो कुछ नहीं कर रहा, खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, और इससे ये चीज़ वो सीख लेता है कि खोलना कैसे है और बंद करना कैसे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज अ बेबी होल्ड्स अ रैटल। ये भी बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जब बच्चा एक रैटल पकड़ता है, रैटल की हिंदी कहती है छनकना। छोटे बच्चों के आसपास जो खिलौने होते हैं तकरीबन, तो छोटे बच्चों के खिलौने क्या आते हैं, छनकने वाले, क्योंकि जब वो खिलौने को हम हिलाते हैं तो उसे आवाज़ आती है, तो बच्चा आवाज़ देकर के ज़्यादा खुश होता है, तो जब वो रो रहा होता है तो वो चुप हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल को समझते हैं कि रैटल के ज़रिए हम ब्रूनर थ्योरी की ये एग्जाम्पल को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा रैटल को पकड़ता है और अचानक रैटल को हिलाता है। वो देखता है कि हिलाने से आवाज़ आई, और नेक्स्ट टाइम क्या करता है, उसको ये नहीं पता कि रैटल को हिलाने से आवाज़ आ रही है, वो समझता है कि शायद मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ तो मेरे हाथ हिलाने से आवाज़ आ रही है। और नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, उसके हाथ में रैटल नहीं है, वो अपने हाथ को हिलाता है, क्योंकि अब वो सीख चुका है कि मैंने हाथ हिलाया था तो आवाज़ आई थी, बट उसके माइंड में कभी भी ये नहीं था कि मेरे हाथ में रैटल था। ये जो सेंसरी स्टिमुलस है कि छूने से उसको लगा कि मेरा हाथ हिलाने से, यहां पर वर्ड आएगी मूवमेंट, क्योंकि इसमें 2 चीजें काम करती हैं, ईदर टचिंग, ईदर एक्शन, और सेकंड इज द मूवमेंट। तो बच्चे ने कुछ एक्शन किया, जब मूवमेंट की तो उसे आवाज़ आने लगी, तो बच्चे के अंदर ये माइंड में नहीं था कि मेरे हाथ में पहले खिलौना था और खिलौने को हिलाने से आवाज़ आई। बच्चे ने क्या अंडरस्टैंड कर लिया कि मैंने हाथ हिलाया और मेरे हाथ हिलाने से आवाज़ आई। नेक्स्ट, लर्निंग बिगिंस विद एक्शंस। हमेशा इस स्टेज में जो इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन होती है, यहाँ पर एक्शंस के साथ ही लर्निंग को
लर्निंग को सीखा जाता है. सो इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट अ चाइल्ड हैज़ लर्नड फ्रॉम डूइंग एक्शंस. अगेन वही चीज़ बार 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 मैं आपके साथ दोहराई जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ लर्न हो जानी चाहिए. इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन में क्या होती है? डूइंग ऑफ एक्शंस, कि एक्शंस करने से बच्चा सीखता है. सो ही परफॉर्म एक्शंस एंड लर्न. एक्शंस करी जा रहा है, बच्चा लर्निंग करता जा रहा है. नेक्स्ट इज द सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज कौन सी है? आइकॉनिक. फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? इनेक्टिंग रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट स्टेज थी हमारी इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन. सेकंड स्टेज है आइकॉनिक. अब हम आइकॉनिक के बारे में पढ़ेंगे. अब आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन का दूसरा नाम क्या है? पिक्टोरियल स्टेज. पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर्स. बहुत आसान है. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कौन सी एज में होती है. ये होती है 18 मंथ्स से लेकर के 6 से 7 साल तक तकरीबन, क्योंकि 18 मंथ्स तक हमारी होती थी फर्स्ट स्टेज इनएक्टिव. अब 18 मंथ्स ऑनवर्ड्स, उससे अगले 18 मंथ से लेकर के 6 से साल तक हमारी कौन सी स्टेज है? पिक्टोरियल स्टेज. जहां हम क्या बोलेंगे? आइकॉनिक स्टेज. सबसे पहले हम वर्ड से मतलब समझ लेते हैं कि पिक्टोरियल स्टेज का मतलब क्या है? थ्रू पिक्चर्स. इन दिस स्टेज चाइल्ड गेन्स द नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम पिक्चर्स. कि बच्चा पिक्चर्स देख करके अपनी जानकारी को बढ़ाता है. सीधी सी बात है, चीज़ भी बड़ी क्लियर है. 1.5 साल का बच्चा है तकरीबन, अभी उसको बोलना नहीं आया, पढ़ना नहीं आया, लिखना नहीं आया, लैंग्वेज उसको आई नहीं है. क्योंकि अब इट मीन्स है जब तक बच्चे को लैंग्वेज नहीं आएगी तो बच्चा बुक्स रीड नहीं कर सकता, तो अपनी जानकारी को नहीं बढ़ा सकता. बल्कि अब बच्चा अब इस स्टेज में जानकारी कैसे बढ़ाएगा? पिक्चर्स देख करके. एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टडी इन नर्सरी, LKG एंड UKG क्लास. क्योंकि 6 से 7 साल तक कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? नर्सरी, LKG एंड UKG क्लास में आपने देखा होगा कि उसकी बुक्स में ज़्यादातर क्या होती हैं? पिक्चर्स. बुक्स में राइटिंग कंटेंट बहुत थोड़ा होता है, जबकि हर पेज पर बड़ी बड़ी क्या ड्रॉ की जाती हैं? पिक्चर्स. चाहे उसकी इंग्लिश की बुक हो, चाहे उसकी काउंटिंग की बुक हो, चाहे उसकी मैथ्स की बुक हो, हर एक चीज़ बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं छोटी क्लासेस में थ्रू पिक्चर्स. अगर आप उसकी ABC की बुक देखेंगे, सारी बुक पिक्चर से बनी होगी. A फॉर एप्पल, बड़ा बड़ा एप्पल बनाया होगा. B लिखा होगा, B फॉर बॉल, बड़ा बड़ा बॉल बनाया होगा. यहाँ पर बच्चे को B नज़र नहीं आ रहा, बच्चा बॉल के जरिए बच्चा B को सीख रहा है. एंड चाइल्ड, सो हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. इन दिस क्लासेस एवरी बुक हैज़ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड चाइल्ड इम्प्रूव एंड गेन लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड बाय सीइंग द पिक्चर्स. कि बच्चा अपनी सारी की सारी जानकारी किससे बढ़ाता है? थ्रू पिक्चर्स. और इस क्लास में बड़ी ये फेमस बुक भी होती है, पिक्चर डिक्शनरी, जिसमें पिक्चर्स होती हैं फ्लावर्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ट्रांसपोर्टेशन ऑब्जेक्ट्स की. सो हर एक चीज़ यहाँ पर जो बच्चा सीख रहा है थ्रू पिक्चर्स. वही चीज़ को हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं. इन दिस क्लासेस देयर इज़ अ फेमस बुक कॉल्ड पिक्चर डिक्शनरी विच हैज़ एनिमल्स, बर्ड्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. सो मोस्ट ऑफ द लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू पिक्चर्स. सो मेरे को उम्मीद है कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये स्टेज के बारे में समझा दिया है. एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं. सेकंड स्टेज इज आइकॉनिक स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल स्टेज. एज आपके सामने है 18 मंथ्स टू 6 to 7 ईयर्स. इस स्टेज में जो लर्निंग होती है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अगेन वर्ड से बहुत क्लियर है, थ्रू सिंबल्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट स्टेज. इस स्टेज का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका दूसरा नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट स्टेज. जिसका मतलब क्या है? चाइल्ड लर्न्स विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड लैंग्वेज. क्योंकि अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है, तकरीबन 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स ये एज स्टेज, ये एज स्टार्ट होती है. 7-8 साल से ये एज स्टार्ट हो जाती है. अब बच्चा बड़ा हो चुका है, अब बच्चा सिंबल्स को भी अंडरस्टैंड कर लेता है और लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर लेता है. अब एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल जब बच्चा मूवी देखता है, मूवी देख करके जब वो बच्चा थिएटर से बाहर आता है तो वो अपनी सारी की सारी मूवी को एक्सप्लेन अपने शब्दों में कर सकता है कि मैंने इसमें ये देखा, इसमें ये हीरो था, उसने ऐसी बातें की. उसके इवन डायलॉग्स तक बच्चों को याद रहते हैं. सो बच्चा मूवी को जब अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दे, इट मीन्स वो कौन सी स्टेज की बात कर रहा है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन चाइल्ड सीज प्लस साइन और
नेगेटिव साइन, यहाँ पर हम वी कर देते हैं, प्लस साइन और नेगेटिव साइन। ही अंडरस्टैंड्स ईदर टू ऐड और टू सब्ट्रैक्ट। जब बच्चा अगर प्लस साइन को देखता है, जहाँ माइनस साइन को देखता है, तो उसको समझ लग जाता है। प्लस का मतलब क्या है कि मेरे को ऐड करना है, और माइनस का मतलब क्या है, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर बच्चे को साइन देख करके समझ लगना शुरू हो जाए तो इट मीन्स वो कौन सी स्टेज में है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दिया 20 + 33, केवल यही लिखा हो और बच्चे को समझ लग जाए कि इसका कि ये क्या लिखा है, ऐड 33 इन 20। अगर बच्चा इस चीज़ को, डिजिट्स को और ये सिंबल को समझना शुरू हो जाए और इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले, लैंग्वेज क्या है, ही अंडरस्टैंड्स टू ऐड 33 इन 20, तो इट मीन्स वो कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगली एग्जांपल की बात करते हैं। व्हेन लैंग्वेज इज गिवन, जहाँ कई बार सम दिया होगा, ही इज एबल टू कन्वर्ट इनटू सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ ऐड 33 इन 20। अगर ये सारे के सारी लैंग्वेज दी हुई है और अगर ये लैंग्वेज समझ के अगर बच्चा सम खुद ब खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, 33 + 20, अगर वो ऐसे लिख ले, दिस इज 33 अगर +20, और खुद सम सॉल्व करना शुरू कर दे और आंसर निकालना शुरू कर दे, दिस इज 3, दिस इज 53, इट मीन्स उसने ये इंग्लिश लैंग्वेज दी थी और यहाँ पर बच्चे ने मैथ्स का सम सॉल्व कर दिया। और किसको अंडरस्टैंड किया, लैंग्वेज को, और किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंबल में। सो इट मीन्स ही इज नाउ इनटू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टेज। व्हेन टीचर, अब हम अगली एग्जांपल की बात करते हैं। व्हेन टीचर राइट्स वर्ड ट्री, अगर टीचर बोर्ड पे लिख देता TREE, तो बच्चा इसको पढ़ लेता है कि इधर ट्री है और उसके माइंड में पिक्चर आ जाती है प्रॉपर ट्री की, वृक्ष की, या पेड़ की। इट मीन्स बच्चा कौन सी स्टेज में है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरी बातें काफ़ी हद तक समझ लगी होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि आपको सटीक शब्दों में, सरल भाषा में ब्रूनर्स थ्योरी के बारे में सारा बताया जाए। और मेरे को उम्मीद है कि आपने मेरे ये जो सारा लेक्चर है इसको ध्यान से सुना होगा। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को नीचे कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और एंड में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू, धन्यवाद।